इस तरह में कोई सवाल नहीं था। अब आगे चलते हैं। इस्तजरार इतना मुश्किल आज का टॉपिक नहीं है। इस्तजरार बेसिकली कोई मोड ऑफ फाइनेंसिंग भी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल, इट्स सिंपली अ प्रोसेस, तरीकाकार है। आप में से कोई एक शख्स अगर मेरे साथ बातचीत करे तो मैं ज़रा इसको समझाता हूँ अपनी डिस्कशन में, तो ताकि बाकी लोगों के लिए। एनीवन? शाहरुख, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ये सर आवाज आ रही है आपकी। ओके उसामा, चले, थैंक यू उसामा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, इससे इस्तजरार को समझते हैं हम, फिर उसके प्रोसेस में आने के लिए। घर पे जब दूध आता है, गवाला जो दूध दे के जाता है, उसामा, आप उसके पैसे कब देते हैं? जी थैंक यू। उसके पैसे आप कब देते हैं? महीने के एंड पे? ये सर महीने के एंड पे। और कीमत कब डिसाइड होती है? कीमत जब उससे हम एग्रीमेंट करते हैं कि हम इतने लीटर लेंगे। बिल्कुल, शुरू में कीमत डिसाइड हो जाती है, महीना पूरा वो चीज़ें देता है और एंड पे आप उसको उसकी कीमत अदा कर देते हैं। ये एक इस्तजरार है, जहाँ पे आप एक मास्टर एग्रीमेंट करते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल मैंने हाईलाइट, मास्टर एग्रीमेंट करते हैं आप, और फिर उसके साथ चीज़ों की कीमत को डिसाइड करते हैं। फिर ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, डेली वो आता है, दूध दे देता है, कभी आपको ज़्यादा दूध चाहिए, कभी कम। सवाल ये था कि आपने 1 किलो का रेट डिसाइड कर लिया, कभी आप 4 भी ले सकते हैं और कभी आप उसे कहते हैं भैया आज नहीं चाहिए। सो इट्स नॉट स्टैटिक कि आप डेली बेसिस पे उतना ही खरीदेंगे जितना पहले दिन आपने कीमत, आपने क्वांटिटी की कीमत डिसाइड कर ली, क्वांटिटी को वेरी करेंगे, रेट चेंज रहेगा और आप इस तरह से चीज़ें परचेज करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। लाहौर के अंदर, ये बड़े शहरों के अंदर, जब मुर्गी की सप्लाई सुबह के टाइम हो रही होती है, ब्रायलर की, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो उनके लिए बड़ा की रोल अदा करता है। दिन के टाइम अगर सप्लाई करेंगे तो शायद उसमें से 20% मुर्गियाँ मर की भी है गर्मी की वजह से। तो सुबह सुबह आप देखते हैं कि उनके वो केजेस में आते हैं, जिसने खरीदना होता है वो पहले से खड़ा होता है वहाँ पे, वो पिंजरे में डालते हैं उसको, नेट के अंदर वेट करते हैं और दे के चले जाते हैं। कैश नहीं देता कोई, कीमत डिसाइड नहीं होती। जनरली होता क्या है, कीमत डिसाइड होती है टोलेंटन मार्केट में। टोलेंटन मार्केट के अंदर जो है वो टाइम लगता है, सौदे होते हैं, सौदे होने के बाद मार्केट कमेटी वाले साइन करते हैं और सरकारी रेट निकलता है, नरफनामा। उसको पहुंचते पहुंचते 10-9-10-11 बज जाता है, लेकिन सप्लाई सुबह हो जाती है। आप उसका रेट पहले से डिसाइड किया होता है, भाई जो डीसी रेट निकलेगा रोजाना मुर्गी का, उसके ऊपर आप कहते हैं जी आपको 10 रुपए छूट पर किलो। वजन हो गया है, कीमत का आपने तयन कर लिया हुआ है, एग्जैक्ट कीमत क्या होगी वो 10-11 बजे तक पता चल जाएगी। ये भी क्या है, एक इस्तजरार है। इसी तरह कोई और ऐसी चीज है जिसकी डिलीवरी होती रहती है और कीमत का तयन जो है वो पहले हो सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को आप इस्तजरार कहते हैं। तो इस्लाम जो है वो इस्तजरार की इजाजत देता है। सो व्हाट इट इज, इस्तजरार मींस परचेजिंग ऑफ गुड्स टाइम टू टाइम इन डिफरेंट क्वांटिटीज। इन इस्लामिक jurisprudence, इस्तजरार is an agreement where a buyer purchases something from time to time. Each time there is no offer or acceptance. Remember, no offer and acceptance. लेन देन ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं, और इस ऑफर और एक्सेप्टेंस पहले हो चुकी है एक दफा। फिर हमारे पास कहते हैं जी ये मास्टर एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर आप सारी चीजें लिख देते हैं, चंद क्लॉजेस वेरिएबल होती हैं, कितनी चीजें खरीदनी है डेली बता देंगे, कितनी डिलीवरी होगी डेली बता देंगे। 2 है, वेयर प्राइस इज डिटरमाइंड आफ्टर ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेजेस आर कंप्लीट। मुर्गी सुबह डिलीवर होती है, प्राइस कब डिटरमिन होती है? बाद में। एक ये टाइप है इस्तजरार की, और दूसरी है प्राइस पहले डिटरमिन होती है और जो डिलीवरी है या एग्जीक्यूशन है वो कब होती है? बाद में। मिसाल के तौर पे पहले प्राइस डिटरमिन वाली दूध की मिसाल है आपके पास। आप पहले दिन बताते हैं कि दूध कितने का मिलेगा और फिर आप उसकी डिलीवरी लेना शुरू कर देते हैं। महीने के एंड पे जो आपका दूध होता है उसको आप पेमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है जो मुर्गी वाली है आप रिसीव पहले करते हैं, लेकिन प्राइस जो है वो बाद में डिटरमिन होती है। तो इस तरह से हमारे पास 2 वैरायटीज आ गई। अब इन वैरायटीज की बेसिस के ऊपर हमने देखना है कौन सी चीज इस्लाम अलाउ करता है, कौन सी चीज इस्लाम अलाउ नहीं करता। वो कहते हैं जहाँ पे सेलर डिस्क्लोज कर देता है प्राइस ऑफ गुड्स तो वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब आप पोजेशन दे देते हैं, कब्जा दे देते हैं। वो चीज जिसके अंदर मार्केट प्राइस एग्जिस्ट करती है, मार्केट प्राइस आपको मिल सकती है, बट आप कीमत डिस्क्लोज नहीं करते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इस्तजरार के अंदर अलाउड नहीं है, वॉइड है। सो 2 चीजें हो गई, कीमत डिस्क्लोज करना फिर ठीक है, कीमत डिस्क्लोज नहीं करते वो चीज ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पे एक और सवाल है, कीमत डिस्क्लोज करने का मतलब ये है कि एक आप ऐसा तरीकाकार वजह कर लें कि जिसके अंदर कीमत का तयन बाद में आसानी से हो सके।
मिसाल के तौर पे मुर्गी के केस के अंदर ब्रायलर की सप्लाई के अंदर कीमत का तयन बाद में आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो कीमत जो है वो एक थर्ड पार्टी डिसाइड करके आपको बता देती है। आप दोनों ने आपस में डिसाइड नहीं करना कि क्या रेट होगा आज का, बल्कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपने लिख दिया कि जो डीसी रेट होगा वही हमारा रेट होगा, तो कीमत का तयन हो गया। डीसी रेट आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में ना होने की वजह से एक ऐसा फैक्टर हो गया जिसका दोनों को फायदा हो सकता है, और इस वजह से इस्तजरार वहां पे एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप यहाँ से कॉलेज से चलते हैं और आपने जो है वो जाना है न्यू कैंपस और पॉइंट्स बंद हैं और कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है, और आप उबर करीम भी यूज नहीं करते, रिक्शे वाला आता है और वो कहता है कि चले जी मैं आपको ले जाता हूँ, आप कहते हैं चले जी बैठते हैं चलते हैं, नो दिस इज नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे आपने कीमत का तयन नहीं किया। और अगर इस तरह से कोई इस्तजरार है, आप डेली बेसिस पे रिक्शे वाले की सर्विसेज लेते हैं और कीमत का तयन नहीं करते, तो महीने के एंड पे तो लड़ाई होगी। तो इस वजह से एग्जैक्ट चीजों की कीमत का तयन करना जैसे दूध के केस में है, या इनडायरेक्टली चीजों की कीमत का तयन करना जैसे ब्रायलर के केस में है, दैट इज एक्सेप्टेबल और कॉन्ट्रैक्ट ठीक होगा और उसको इस्तजरार कहलाते हैं। अब सवाल ये है इस्तजरार क्यों जरूरी है, बेसिकली इस्तजरार, यूज ऑफ इस्तजरार क्या है, क्या वजह है। इसकी मिसाल सिंपल सी है, ठीक है, मिसाल सिंपल सी है। बैंक के पास आप जाते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी है इस्तजरार। अगेन मैंने बताया इस्तजरार कोई मोड ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है, इस्तजरार एक तरीका कार है। इस्तजरार के जरिए आप मुदारबा कर सकते हैं, इस्तजरार के जरिए आप मुशारका कर सकते हैं, इस्तजरार के जरिए आप डिमिनिशिंग मुशारका कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, एक एग्रीमेंट का नाम है। मुराबहा क्या होता था, मुराबहा के अंदर आप एक चीज परचेज करते थे, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते थे, उसके हिस्से करते थे और किसी शख्स को बेच देते थे। कहते इस्तजरार को कैसे यूज कर सकते हैं आज के दिन मॉडर्न बैंकिंग के अंदर। मॉडर्न बैंकिंग के अंदर इस्तजरार को यूज करने का, जी आवाज कट रही है, आई डोंट थिंक सो यार, आवाज कट रही होनी चाहिए। तो मॉडर्न वे के अंदर नो सर आ रही है, सही आ रही है। ओके थैंक यू शाहरुख। तो मॉडर्न वे के अंदर इस्तजरार का तरीकाकार ये है कि मैं दूसरी क्लास के साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा था कि एक बैंक है और उसकी 500 ब्रांचेस हैं और उसकी हर ब्रांच के अंदर हर महीने 2 गाड़ियां ऑन एवरेज जो है वो बुक होती हैं फॉर लीज। साल महीने नहीं हो गई 1000 गाड़ियां और साल की 12,000 गाड़ियां एक कस्टमर खरीद रहा है। और लेट सपोज वो 3 हमारे मेजर सेलर्स हैं गाड़ियों के, अब हम 4 कर लेते हैं, किया को भी ऐड कर लेते हैं। तो हर मार्केट की 3000 गाड़ियां हर टाइप की, एक गाड़ी जो है वो एक पार्टनर, एक बंदा खरीदता है कोई 4-5 साल बाद। यहाँ पे हर साल एक कस्टमर आपकी 3000 गाड़ियां खरीद रहा है, इट्स अ रीजनेबल कस्टमर। तो आप उसके साथ क्या करते हैं, इस्तजरार। आप क्या कहते हैं एज अ बैंक, आप कहते हैं देखो जी मेरे पास कस्टमर्स आते हैं आपकी मुख्तलिफ गाड़ियां खरीदने के लिए, बार बार हम आपसे डील करें, आपको बॉल करें, आए जरा एक मुआहदा कर लेते हैं कि जो कोई भी मैं आपको गाड़ी प्लेस करूंगा ऑर्डर, आपने वो बनानी है और आप मुझे उस कीमत पे देंगे जो आप बाकियों को देते हैं उससे 1% कम। आप कहते हैं ठीक है, जो हमारा डिक्लेयर्ड मार्केट प्राइस होगी उसका 1% कम करके आपके बैंक के थ्रू जो भी कस्टमर आएगा वो हम देंगे। अब बैंक क्या करेगा, जब कभी भी कोई कस्टमर आएगा बैंक उस कंपनी से कहेगा, क्या करेगा, परचेज करेगा। और किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस्तजरार की डील पहले से हो चुकी है, परचेज करेगा सप्लायर से, फिर उसके बाद सेल कर देगा उसको आगे, और उसके अंदर क्या ऐड करेगा, प्रॉफिट, और डेफर्ड पेमेंट के ऊपर उस प्रॉफिट को, उस अमाउंट को रिसीव करता रहेगा। सिंपल। सो बेसिकली इस्तजरार, आप बैंक के अंदर एक कंडीशन होती है जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, या आपका क्रेडिट कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इस्तजरार, although it is not in Islamic banking but it's in it's a conventional banking। तो इस्तजरार में होता क्या है, एक ही चीज एक दफा टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर देते हैं, उसको आप रिपीट करते हैं। क्रेडिट कार्ड में ये होता है, आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिसाइड कर लेते हैं, 1 लाख रुपए है और 70,000 आप 70 दिन आपका जो है वो पीरियड है जिसके अंदर आपने उसको रिकवर करना है, पे करना है। तो आप सबसे कह देते हैं जो कोई भी कस्टमर है कि भाई हमारे बैंक की तरफ से इस कस्टमर को 70,000 की लिमिट के अंदर, 1 लाख की लिमिट के अंदर जो चीजें चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली सिंपली कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसकी एग्जांपल्स आगे ये चल रही हैं जी, यू कैन टेक इट फॉर योर पर्सपेक्टिव। मैंने एग्जांपल दे दिए आगे। तो आज हम इजारा या लीज को डिस्कस नहीं करेंगे, इट्स फेयरली अ लॉन्ग टॉपिक बट वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो इस्तजरार के अंदर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। If any question do you have in इस्तजरार?
ओके, नाउ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो मैं जरा आपके साथ पेपर को पैटर्न को शेयर करता हूँ. कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट, वर्ड का डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है जी? जी ओके. सर. अब ये इस्लामिक बैंकिंग का पेपर है, मॉर्निंग के अंदर बीबीए का था, लास्ट सेमेस्टर वाला का उनको मैंने दिया और सेम उनका भी कॉन्सेप्ट था, सेम ही उनका कोर्स था. मैं एग्जांपल देता हूँ कि पेपर आपका कैसा होगा. देखिए जी पेपर कैसा हो सकता है. पहला सवाल है, रिबा वाज एक्टिवली प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग एंड बिफोर इस्लाम वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड. इस्लाम के आने और इस्लाम के बाद भी रिबा जो है वो एक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा था. लेटर ऑन रिबा वाज अबॉलिश्ड इन अ फेज्ड मैनर. आहिस्ता आहिस्ता रिबा को खत्म कर दिया गया, एक करके नहीं, रादर देन इन वंस. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस रैशनल ऑफ फेजिंग आउट रिबा इन फेजेस/स्टेजेस रादर देन इन वन गो. सवाल ये पूछा गया है कि आप किस तरह इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, क्या वजह हो सकती है कि इस्लाम ने रिबा को आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म किया, एक ही दफा के अंदर खत्म क्यों नहीं किया. अब आप मुझे बताएं इसका क्या जवाब होना चाहिए. जी एनीवन. सर अगर एक ही दफा हुक्म आ जाता है इसका रिबा का खत्म होने का तो शायद लोगों के लिए मुश्किल होता है. जैसे वाइन का हुक्म है आहिस्ता आहिस्ता शराब से अरब से खत्म किया गया, इसी तरह रिबा का भी यही कॉन्सेप्ट. तो एग्जैक्टली अब ये पॉइंट है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि वन गो के अंदर आता तो इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता और इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से मार्केट कियोस में चली जाती. आपको याद होगा 2005 के अंदर मुझे याद है, आई वाज इन सेकंड ईयर आई गेस, पता नहीं फर्स्ट ईयर था. हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हुक्म आ गया 4 स्ट्रोक रक्शे बंद हो जाएंगे. जी. वो जो 4 स्ट्रोक रक्शे होते हैं जो कि सख्त वाले पुराने जरा रक्शे होते हैं जी, सही जान वाले, वेस्पा वाला इंजन इनके अंदर लगा होता है. तो रक्षा यूनियन वालों ने एहतजाज कर दिया, क्यों हो गए बंद, पूरा शहर जाम कर दिया उन्होंने. फिर गवर्नमेंट की तरफ से आया हुक्म कि जी हम 2010 तक इसको बंद कर देंगे. फिर दरमियान में एहतजाज होते रहे थोड़े थोड़े करके. फिर गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर पे पाबंदी लगा दी, भाई आपका 4 स्ट्रोक जो है वो, सॉरी 2 स्ट्रोक था वो, 2 स्ट्रोक जो है वो इंजन ही पाकिस्तान में इंपोर्ट होगा. अब हुआ क्या, अगले रिक्शे पुराने हो गए और नया जो है 2 स्ट्रोक कोई बना नहीं, सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता केस पे कन्वर्ट हो गए 4 स्ट्रोक के ऊपर आ गए. तो इस तरह से फेज आउट करके वो इंजन जो कि माहौल के लिए अच्छा नहीं था उसको खत्म कर दिया. तो इसी तरह ये रैशनल हो सकता है उस जमाने का, एक ही दफा में लाया जाएगा तो शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा. और देखिए उस जमाने में लोग नए नए मुसलमान हो रहे थे, इस्लाम ग्रो कर रहा था, और एक शख्स को आप जो है वो कहते हैं भाई तेरा कारोबार बंद, तू सूद नहीं लेने, तो कहेगा यार पता नहीं नाउजुबिल्ला ये रिलीजन आगे जाके पलेगा बढ़ेगा या नहीं, तो मैं नहीं जाता. ये देखो मुखालफिन वो करना शुरू हो जाते ये कंपेन के, देखो वो मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रिलीजन आया जिसके अंदर उसने अपने लोगों का कारोबार तबाह कर दिया. आप इस तरह की जो हमारे पास हिस्ट्री है, अब तो यूट्यूब पे कुछ रीजनेबल स्टैंडर्ड्स के साथ हिस्टोरिकल ड्रामे. जी 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 अतीक सर, ये इस क्वेश्चन के लिए इतना जवाब 10 मार्क्स के लिए काफी है? जी आप रीजन बताएंगे ना, जब लिखेंगे तो यार को 10-12 लाइनें तो बन ही जाएंगे ना. ठीक बिल्कुल ठीक हो. आप बताएंगे कि कैसे फेज आउट हुआ. आपके पास वो चैप्टर के अंदर 3 इंसिडेंट्स हैं, 4 इंसिडेंट्स हैं, उनको रेफर करेंगे, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू होंगे और फिर आप जो है वो उसको कंक्लूड करेंगे. अब एक और सवाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ये वाला ले लेते हैं. हाँ ये लास्ट वाला. You are in need of a car costing 3 million rupees. You want to buy it through Islamic mode of finance. Your bank has given you 2 options, diminishing musharaka or murabaha. What mode of finance you would like to choose and why? क्या आपको 30 लाख की गाड़ी खरीदनी है, आप बैंक के पास गए हैं, कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग के जरिए खरीदनी है, बैंक आपसे कहता है मुशारका के जरिए भी खरीद सकते हैं, मुराबा के जरिए भी, आप मुझे बताएं आपको कौन सी चीज सूट करती है. अब यहाँ पे सबका एक जैसा जवाब होने की जरूरत नहीं है, जो जिसको बेहतर लगता है आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई मुझे मुराबा बेहतर लगता है, आप कहते हैं मुझे मुशारका बेहतर लगता है, आप बता दें क्यों मुराबा बेहतर है और क्यों मुशारका बेहतर है इस केस के अंदर. जी अब समझ आ रही है पेपर कैसा होगा आपका.
جی جی سر مشارکہ ہے جو اسلامک موڈ آف فائنینسنگ ہے. جی جی ٹھیک ہے تو جی اس کا ذرا میرے خیال سے مشارکہ بھی نہیں دونوں ہے نا, مرابحہ بھی ہے اسلامک موڈ آف فائنینس, دونوں ہے. دونوں. تو آپ جا کے دیکھیں گے دونوں میں سے آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ دونوں لکھ سکتے ہیں. مشارکے کی سپورٹ میں آنسر لکھ دیں, مرابحہ کی سپورٹ میں آنسر لکھ دیں. بیسیکلی آپ کا اوپینین چاہیے, اور اچھا اوپینین یس اور نو نہیں ہے کہ کوئی اس میں غلط نہیں ہو سکتا, کوئی اس میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. ڈیپینڈ سوری کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتا, دونوں ٹھیک ہوں گے, بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ریزننگ کیا کیا. مرابحہ لکھ کے مشارکہ کی ریزننگ لکھنی ہے, اور مشارکہ لکھ کے مرابحہ کی ریزننگ نہیں لکھنی. ٹھیک ہو. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو ففتھ والا بھی تو سیم ہی بن سکتا ہے اس کا. نہیں یہاں پہ دیکھیے ذرا, میں نے ایک اور ایگزامپل دیا, وہ کہتے ہیں جی نیا بزنس شروع کرنا ہے, اسٹارٹنگ نیو بزنس, تو آپ کون سا موڈ یوز کرتے ہیں فائنینسنگ کا؟ آلموسٹ سیم ہی ہے. اب یہ دیکھیں, اب آپ کہتے ہیں جی میرے پاس بھی پیسے ہیں تو میں بھی پارٹنر بننا چاہتا ہوں, تو آپ کہتے ہیں جی میں ایک 50 لاکھ سے کاروبار شروع کروں گا اور 50 لاکھ میرا ہوگا, 50 لاکھ پارٹنر کا ہوگا, تو میں مشارکہ پہ جاتا ہوں. مداربہ کے اندر آپ کو پتا ہے دیکھیں, اور یہ دیکھیے گا یہ مرابحہ ہے, ریممبر سیکنڈ اس میں مرابحہ ہے, اس پہ ورڈ مداربہ ہے, سیم نہیں ہے. مداربہ کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک کا پیسہ ہوتا ہے اور ایک کی کیا ہوتی ہے, اسکلز. تو آپ کہتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لہٰذا میں بزنس میں جانا چاہتا ہوں, تو میں مرابحہ کی مشارکہ کی بجائے مداربہ پہ فوکس کروں گا, بیکاز میں پیسے لا ہی نہیں سکتا, تو میں اپنی اسکلز دے کے اس کا پارٹنر بنوں گا, میں اپنی پیسے لگا کے پارٹنر نہیں بن سکتا. تو دونوں نے ٹھیک لکھا ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے جی, فار ایگزامپل کین وی ہیو این انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم, اف یس how will it be beneficial as compared to interest based banking system? Support your answer with the help of an argument. انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم ہو سکتا ہے جی, سوال یہ ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کل کہنے کے دور میں لوگ کریں گے انٹرسٹ فری. ہر بینک زیادہ سے زیادہ بینیفٹ یعنی کمانا چاہتا ہے, اور ان کا موسٹلی یعنی کہ ارننگ انٹرسٹ سے ہی ہوتی ہے, لونز وغیرہ دے کے. جسٹ 1 منٹ. سر اسلامک بینکنگ سسٹم, انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم. 1 minute, I'm getting a call. Just 1 minute. جی سوری, آپ کا سوال تھا کہ انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم پہ کوئی کمنٹ کر رہے تھے اسٹوڈنٹ. یس سر. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بول رہے ہیں آپ, ایک آدھا کو پہلے کر لو. ٹھیک ہے آپ بول لو. اوکے سر. سر میری بات یہ سوال پوچھیے گا. اسلامک بینکنگ سسٹم ہے انٹرسٹ فری بینکنگ. آواز کم آ رہی ہے سر. اسلامک بینکنگ سسٹم ہے انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم میں نہیں آتا ہمارا. جی بالکل, تو میں نے پوچھا کہ کیا انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم ہو سکتا ہے. جی بالکل سر, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ریالٹی میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا. ابھی تک ہم بیس یوز کرتے ہیں انٹرسٹ کو, ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہمارا سوال یہ ہے, لیکن آپ لکھ سکتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے. اگر لکھیں گے تو پھر اس کے بعد بتائیں گے اس کے بینیفٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, کہ فائدہ کیا ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بزنس ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی, آپ کی ایسٹ بیسڈ لینڈنگ ہوگی, ایسٹ بیسڈ, انٹرسٹ بیسڈ لینڈنگ نہیں ہوگی کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہوگی. ایسٹ, سود کے اوپر لینڈ ہوگی, گھڑی ہو گئی, چھت ہو گئی, گائے بھینس بکری, کوئی بھی چیز ایسٹ انوالو ہو جائے گا نا جب,
تو پھر اس رسک دونوں پارٹیز کا آ جائے گا. جب دونوں پارٹیز رسک کرتی ہیں شیئر تو پھر آپ کا سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ایک کے اوپر رسک آپ ڈال دیتے ہیں سارا کسٹمر کے اوپر, اور بینک اپنا رسک کسی بھی ٹرانزیکشن میں کنونشنل میں رکھتا ہی نہیں, تو پھر سسٹم ویک ہوتا ہے, فریجائل ہوتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ یہ اسی طرح جی اور کچھ سوال ہیں. پھر جی there are different types of riba explained in Islam. According to which type of riba is more destructive. ہم نے ربا کے ڈفرینٹ ٹائپس دیکھی ہیں, چیپٹر ہے پورا. آپ کو کون سا سب سے برا لگتا ہے, جس کا نقصان سب سے زیادہ ہے؟ Now this is your assumption. آپ بتائیں, وجوہات بتائیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈفرینٹ ٹائپس کو ایکسپلین کریں, وہ بتا دیے جی پہلے سے موجود ہے. فردر کوئی سوال جی؟ اوکے, we don't have any question. Then نیکسٹ سیشن کے لیے آپ لوگ جو یہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اجارہ, جس کو ہم لیز کہتے ہیں, فیئرلی ویری سمپل, بہت مزے کا ہے. اجارہ چیپٹر نمبر 17. ابھی تک آپ کا کورس جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 to 5 and 10 to 16 اور 17 ہم نیکسٹ ویک میں کور کریں گے. لیزنگ, اس کو پڑھیں, اور بڑا مزے کا ہے یہ ٹاپک, اور بڑا سنسیئرلی ایکسپلین کیا گیا یہاں پہ. سو اف یو ول ہیو اینی کویسچن, ہم نیکسٹ سیشن کے اندر اجارہ کے اوپر کام کریں گے اور سوال جواب اس کے اوپر کریں گے. اور اس سے پہلے آج جو ہم نے استجرار کور کیا ہے, اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی سوال ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی استجرار کے اندر یہ باقی چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں ساری, کہ آپ مالک کب بنتے ہیں, جب پوزیشن آتا ہے تبھی آپ مالک بنتے ہیں. نیکسٹ کویسچن جی, اینی ون؟ پیپر پیٹرن میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی تھنگ فردر یو وڈ لائک ٹو آسک. کچھ اور سوال پوچھنا ہے جی پیپر سے ریلیٹڈ؟ سر جو سیشن مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کس پلیس پہ دیں گے؟ سیشن مارکس میں جنرلی سب کو ہی اچھے دیتا ہوں, آپ کو پاس پریکٹس کا پتہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اچھے, تو پھر میں اسائنمنٹ دے دیتا ہوں آپ. نہیں سر, یہ بھی پاسبلٹی ہے. دیکھیں وہ نا برا بکرا 2.5 سے 12 تک چلتی ہے, تو اس کے اندر کہا گیا کہ قربانی کرو. کیا جی کون سی؟ جی جانور کی. اچھا جی کون سے جانور کی؟ اچھا جی گائے کی. کون سی گائے کی؟ اچھا جی اتنی عمر کی ہونی چاہیے. اچھا رنگ کتنا ہونا چاہیے اس کا؟ دانت کیسے ہونے چاہیے؟ اس کے کھر کیسے ہونے چاہیے؟ اس کی آنکھیں کیسی ہونی چاہیے؟ پھر اینڈ پہ کیا ہوا؟ جانور ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پھر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جب آپ کو فلیکسیبلٹی دی جاتی ہے نا, تو پھر جب آپ سوال کرتے ہیں تو پھر وہ کلیئرٹی ہوتی جاتی ہے. تو پھر جب کلیئرٹی ہوتی ہے تو پھر کلیئرٹی پورا کرنا پڑتی ہے. یہ اور کسی کا کوئی سوال؟